और पूछ लेता हूँ तो। हाँ सर। हेलो। देखो, अभी जो कुछ भी है सारी चीजें छोड़ दो। आधार बस इतना लेके चलो कि प्रेमचंद है हमारे। प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार हैं जिस रचनाकार को कभी भय नहीं लगा कि अगर वो किसी भी बुराई पे ठोकर मारेगा तो उसका जूता फट सकता है या फिर उसको किसी भी तरह की क्षति हो सकती है। कहानियों में तो हमने साफ साफ देखा कि हाँ, प्रेमचंद बिल्कुल कहीं भी नहीं डरते। जहाँ पे उनको समझ आता है कि ठोकर मारनी चाहिए या फिर जहाँ पे भी वो सोच पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, चाहे उपनिवेशवाद से मुक्ति हो, किसानों की स्वाधीनता हो, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति हो, स्त्रियों की स्वाधीनता, सिर्फ स्वाधीनता किस स्तर पर नहीं, उनका जो अस्तित्व है प्रतिष्ठित करके दलित मुक्ति के लिए लिखा। हालांकि कुछ आरोप लगते हैं गोदान में भी कि दलित मुक्ति लिखा तो जरूर, जैसे एक कथा आपको मिलेगा कि हे राम रूपा चमार, ऐसा मिलेगा तो आप जैसे आलोचक कहते हैं कि ये साफ साफ प्रेमचंद दलितों के बारे में कुछ कहते हुए, वो जो बूढ़ी काकी में वो कुछ भाव था या फिर जो कफन कहानियों में दिखता है वो उपन्यास में झलक के आता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बात, जैसे मान लो आप कहानी लिखते हो, कहानी में अच्छे पात्र, बुरे पात्र या फिर समाज की स्थितियां परिस्थितियां होना जायज है। अब उस समाज की स्थित परिस्थिति में जैसे रामचरितमानस ले लो। अब रामचरितमानस में रावण ने नारियों के प्रति खराब बात बोली, समुद्र ने इसके लिए क्या बोलते हैं, नारियों के लिए बोला कि नारी में 8 तरह के अवगुण होते, जो भी बोला। तो रामतिन ने तो नहीं बोला, और अगर राम बोलते तो तुलसीदास की दिक्कत थी। वहीं पे अगर ये जो गोदान में है, होरी बोलता, गोबर बोलता तो दिक्कत थी, या फिर जो प्रोफेसर मेहता है वो बोलते तो समझते कि हाँ, यहाँ पे दलितों के लिए मुक्ति नहीं है बल्कि कुछ हद तक दिखता है कि ये चीज है। लेकिन प्रेमचंद ने एक कमी भी दिखाई है, जैसे मम्मनाथ कहते हुए कहते हैं और गोदान के बारे में कहते हैं। हालांकि गोदान के लिए नहीं, और विषयों के लिए कहते हैं कि जो चरित्र है ना, चरित्रों की दृष्टि से प्रेमचंद ने अपने चरित्रों का कभी हाथ छोड़ा नहीं है। वो हाथ पकड़ के ही अपनी कहानियां अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन गोदान में ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो सिर्फ उस दलित मुक्ति के लिए जहां पे उन्होंने माता दीन का विवाह सिया से कराया या फिर उसके लिए एक अच्छी भावना डाली, तो वो चीजें हम समझेंगे। लेकिन रचना वगैरह तो ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे ही। लेकिन उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि प्रेमचंद के और उपन्यास कौन से हैं। जैसे आप समझो कि एक सवाल आएगा आपके पास कि प्रेमचंद के उपन्यास में नारी विमर्श पर टिप्पणी लिखो। आप आपने पढ़ रखा है सिर्फ क्या, गोदान पढ़ रखा है, आप बताओगे भी गोदान के आधार पर, लेकिन उपन्यास बोल रखा है ना। या फिर जैसे आता है कि यशपाल के उपन्यासों के आधार पर उनकी नारी दृष्टि व्यक्त करो, नैन के उपन्यास के आधार, तो जो आपने पढ़ रखा सिर्फ उतना बताओ। तो उतना करोगे तो थोड़ा लिमिट रह जाओगे। तो थोड़े इनके उपन्यास की बात कर लेते हैं, सिर्फ मैं नाम बताऊंगा और उसकी जो समस्या है वो बताऊंगा, बाकी आप सारांश पढ़ लो, समीक्षा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना जिससे एक प्लस पॉइंट बना। और एक चीज और, एक सवाल और आता है कि प्रेमचंद ने उपन्यास की भी कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया। तो इसके लिए मैं एक बिल्कुल सटीक आपको कोटेशन दूंगा कि कैसे, इसी सवाल से ही थोड़ा सा लेके चलते हैं। प्रेमचंद ने हिंदू उपन्यासों की अ, कर्मभूमि नहीं बदली बल्कि कायाकल्प भी कर दिया। अभी आप देखो उपन्यास चल रहे हैं, उन उपन्यास में या तो आदर्शवाद है या तो सुधारवाद है, और सुधारवाद आदर्शवाद अगर नहीं है तो चंद्रकांता संतत जैसी तिलस्मी यारी रचनाएं लिखी जाती हैं, जो एक तरफ से तो मदद कर रहा है कि दक्षिण भारत के लोग भी काफी रुचि ले रहे हैं कि हैरी पॉटर जैसी रचना हमको मिल गई, अब इसको हम पढ़ेंगे तो मजा आएगा, पढ़ने के लिए वो हिंदी सीखते हैं। तो एक तो उसका फायदा है चंद्रकांता संतत का। लेकिन जैसे एक बात आती है कि केवल मनोरंजन ही केवल कवि का कर्म ना होना चाहिए बल्कि उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो जब उपदेश के मर्म आप डालते हो ठीक है,
लेकिन वो आदर्शवाद या फिर कल्पना के सहारे उसमें आप परोसोगे तो वो चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे समझो कि अगर यथार्थ रूप में दाल रोटी भी मिल जाए अच्छा है, लेकिन अगर आप कल्पना में मालपुआ खा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर कल्पना में तो आप और बड़ी बातें कर सकते हो। तो वैसी चीजें थी, वैसी चीजें चल रही थी, और उन्हीं चलने पर थोड़ा सा ताना बाना, जैसे जो इंद्रनाथ मदान है, मैं सब चीजें साथ में लेके चलूंगा, हो सकता है शुरू में ना समझ आए, लेकिन अंत तक आते आते को समझोगे। जैसे इंद्रनाथ मदान है, जब टिप्पणी लिखते हैं गांव और शहर की कथा बिखरे होने के लिए, एक सवाल आता है कि क्या आपको नहीं लगता कि गांव और कथा में एक के नहीं है? तो इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि ये बहुत दूर दूर की बात है, और शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो लियो टॉल्स्टॉय हैं पाश्चात्य सभ्यता के बहुत ही बड़े राइटर, बहुत ही उपन्यासकार, तो उनकी रचना जब वॉर एंड पीस पढ़ते हैं तो उस वॉर एंड पीस में वो जो एक एक जो होता है, पहली कथा और दूसरी कथा में वो एक बना के चलते हैं या फिर वो आधार लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि होरी को मजबूत दिखाने के लिए शहर की कथा को कमजोर किया गया, गांव की कथा को बहुत मजबूत बनाने के लिए शहर की कथा को मजबूत किया गया। तो ये सारे आधार प्रेमचंद पर अगर आरोप लगते हैं तो उन्होंने आरोपों को सिर्फ साथ में लाए नहीं है, वो आरोपों के साथ खेलते भी गए हैं। वो 1920 में उनकी विचारधारा देखोगे तो वो एक लेख में कहते हैं, शायद कोई रचना थी आंचलिक उपन्यास जिसमें कोई गांव का हीरो था, वो देख लेते हैं कि मुझे कभी नहीं लगता है कि एक गांव का किसान कभी भी उपन्यास का हीरो या फिर उपन्यास का नायक हो सकता है। और वही चीज है कि एक राइटर सिर्फ 20-30 साल में सिर्फ सामने वाली परिस्थिति ना बदले, बल्कि अगर उसको परिस्थितियां बदलनी है तो उसको स्वयं की विचारधाराएं भी बदलनी होगी। यूपीएससी में एक ऐसे आता है कि स्वीकारोक्ति का साहस ही सफलता का मूल मंत्र है। तो वो स्वीकार उन्होंने किया है। और कर्मभूमि बदलना, कायाकल्प बदलना, मान लो जिस समाज में आप हो तो समाज में भले आप में कुछ अच्छाइयां हो, लेकिन समाज में आपके रहने के कारण कुछ बुराइयां आप में शामिल हो जाएंगी। तो जब तक आप अपनी बुराइयों को नहीं देखोगे, जैसे कल ही मैंने बताया था कि प्रेमचंद साहब बोलते हैं, उनका दृष्टिकोण है, अगर आप समस्याओं को घर से नहीं सुलझाते तब आपका बाहर सुधार करना खोखली बात है। और यही खोखली बात फिर एक आधार लेती है कि शुरू से लेके जब 1918 में प्रेमचंद सेवा सदन लिख रहे थे तो उनको सही है, सामाजिक समस्या दिख रही थी, और प्रेमचंद युग में यही होता है कि वैश्या समस्या और दहेज प्रथा पर लिखा है इन्होंने ये उपन्यास सेवा सदन। तो इस उपन्यास में सिर्फ वो आधार दिखा पाते हैं, लेकिन सुधारवादी उनका नजरिया गायब नहीं होने पाता। कायाकल्प जो उपन्यास है उसमें कुछ कुछ पुनर्जन्म का चित्रण रखता है। तो पुनर्जन्म का चित्रण कुछ आलोचक ये भी कह देते हैं कि प्रेमचंद शुरुआत में कहानियों में तो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो गए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पैराडाइम शिफ्ट कर लिए, लेकिन उपन्यास में वो समय के साथ भी वो स्थितियां नहीं बेहतर। आप सोच के देखो, पुनर्जन्म का चित्रण करना योगाभ्यास से, कायाकल्प वगैरह 1926 में लिखना, ये प्रेमचंद नहीं है। हालांकि ऐसी रचनाएं लिखते हैं, लेकिन शायद फन रचना है। कहीं कहीं मिलता है 1936 की है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि ये 1926 या फिर 1925 में छप चुकी थी, किसी पत्रिका में आ चुकी थी, भले इसका लैंग्वेज जो थी उर्दू या फिर दूसरे लहजे में थी, जो भी। तो हमें समझ आता है कि जो विस्तार है, अब जैसे मैंने एक ऑडियो भेज रखा है, प्रेमचंद के फटे जूते। अब इस प्रेमचंद के फटे जूते में यही है कि नहीं, प्रेमचंद के फटे जूते नहीं, ये जो ऊपर वाला है, अगर गोदान मैं लिखता, तो जैनेन्द्र बोलते हैं कि मैं सिर्फ दो कारणों से गोदान नहीं लिख पाऊंगा, या फिर मैं दो कारणों से गोदान को इतना बड़ा 500 पेजों का नहीं लिखता। क्यों? पहला तो मैं प्रेमचंद नहीं हूं, और दूसरा प्रेमचंद मैं नहीं हूं। तो ये दोनों चीजें लगता है सेम है, लेकिन उन दोनों का आधार अलग अलग है। वो विस्तार देना, वो गहराई से बताना, वो चीजों को इतनी सरलता से, इतने सूक्ष्म मायने में, जैसे मान लो राय साहब है, होरी को अपने जाल में फंसाने के लिए दुखड़ा रो रहा है, तो वहां पे वो समझाते हैं, राय साहब का दुख होरी के सामने व्यक्त करता, तो मैं 4 पेज का इतना लंबा व्यक्तित्व नहीं डालता, वो सिर्फ
प्रेमचंद ही कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें समझ आती है कि नहीं, जो कायाकल्प है ना, जब समझो किसी चीज को बेहतर बनाने में या फिर किसी चीज की पृष्ठभूमि बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो समझ लो आप पृष्ठभूमि बहुत ही सार्थक बनने वाली है। तो कहानी में प्रेमचंद अग्रणी है माना, लेकिन वो 300 कहानियां लिखते हैं। लेकिन जब उपन्यास की बात आती है तो लगभग 8-9 उपन्यास लिख के गोदान लिखते लिखते प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हो जाते हैं। तो जब प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हुए तो वहीं से हमें समझ आता है कि वो जो आधार चल रहा था प्रेमचंद पूर्व युग में, प्रेमचंद की पहली कहानियों में या फिर प्रेमचंद की विचारधाराओं में, तो ये सिर्फ हमने या साहित्य का बदलाव नहीं देखा है। उस साहित्य के बदलाव से, जैसे कविताएं जो लिखी जाती थी, कविताओं में प्रेमचंद के भाव का प्रभाव हम साफ साफ देख पाते हैं। बहुत सी ऐसी कविताएं दिखेंगी, या फिर जैसे रामधारी सिंह दिनकर है वो प्रगतिवाद की, लेकिन प्रेमचंद युग का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। निर्मल वर्मा बहुत ज्यादा प्रभावित थे प्रेमचंद से, हालांकि वो नई कहानियों के लेखक थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित थे और बहुत से लेख भी लिखे। ये जो जैनेन्द्र है, ये लीक से हटकर लेखक है। इनके लिए एक लाइन आती है कि जैनेन्द्र जो कहानियां उपन्यास है तो इनकी लीक से हटकर लिखने वाले लेखक हैं, लेकिन फिर भी वो उतना ही सम्मान करते हैं प्रेमचंद का जितना किया जाना चाहिए। तो ये सेवा सदन, वैश्य समस्या, दहेज प्रथा, कायाकल्प लिखना, 1926 का योगाभ्यास, पुनर्जन्म का चित्रण, प्रेम आश्रम आते आते, हालांकि प्रेम आश्रम कायाकल्प से पहले का है, शायद 1922 का है, जिसमें किसान जमींदार संघर्षपूर्ण संबंध का चित्रण है। तो जब किसान के लिए प्रेमचंद अक्सर लिखते थे ना, तो प्रेमाश्रम लिखना 1922 का और 1936 का गोदान लिखना, दोनों में सिर्फ समयगत अंतर नहीं है, दोनों में विचारधारा का अंतर है। तो जब आप बताओगे ने सिर्फ कर्मभूमि नहीं बदली, कायाकल्प भी किया, तो प्रेमाश्रम को बताना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। थोड़ा आप सारांश पढ़ लेना कि प्रेमाश्रम का क्या सारांश है। किसान जमीन को मतलब वही जैसे कम शब्दों में समझो तो जो जमींदार है किसान का किसान की जमीन हड़प लेता है, या फिर और छोटे मायनों में समझो तो जो सवा शेर गेहूं जैसी घटनाएं हैं वो बड़े रूप में आने लगती हैं। जैसे गोदान में कौन कौन सी कहानी अगर आप देखोगे, गीला कहानी भी दिखेगी भोला महतो के यहाँ कि अनमेल विवाह, या फिर उसके बाद पुनर्विवाह की घटनाएं, आपको अलगोजा जैसी कहानी भी दिखेगी जहाँ पे अलग हो जाना है, संयुक्त परिवार के टूटने जैसी कहानियां, या फिर जैसे स्त्रियां माफ कर देती हैं बड़े घर की बेटी, तो वो लक्षण आपको वो धनिया में दिखेंगे। तो सारे जो लक्षण है, सारे जो आधार हैं, वो 313 कहानियों के अब उतर के आते हैं गोदान में। तो थोड़ा सा आधार और बनाते हैं कि प्रेमचंद ने कैसे कहानी जो उपन्यास है उसकी कर्मभूमि नहीं बदली, बल्कि कायाकल्प कर दिया। मैं एक कथन पढ़ता हूँ, उस कथन से थोड़ा सा आप आधार लेना, ठीक है। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद जब गोदान को लिख रहे होते हैं तो उनका सिर्फ एक कहना है, हविस वाली बात तो मैंने कल ही बताई थी। उनका ये कहना है कि यह अंत नहीं है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो जब तक रंगभूमि में विजय ना हो जाए। रंगभूमि उनका एक उपन्यास है। जब तक देश का कायाकल्प ना हो जाए, कायाकल्प भी उनका उपन्यास है। जब तक इस कर्मभूमि में गबन और गोदान के हो रही, गबन भी उनका उपन्यास है और गोदान भी उनका उपन्यास है। गबन और गोदान के होरी और रमानाथ का त्रस्त होना बंद ना हो जाए और हमारा देश नए तरह का सेवा सदन और नए तरह का प्रेमाश्रम बन जाए। तो जब आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद के उपन्यासों में एक सामाजिक यथार्थ दिखता है या फिर ऐसा दिखता है कि प्रेमचंद जागरूक ही करना चाहते हैं, तो ये कथन आप देखो कि 2 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इतना सॉलिड है, इसको नहीं भी लिखो, सिर्फ इसके आधार पर लिख दो कि यह अंत नहीं है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो जब तक रंगभूमि में विजय ना हो, जब तक देश का कायाकल्प ना हो, जब तक इस कर्म भूमि में गबन और गोदान के होरी व रमानाथ का त्रस्त होना बंद ना हो जाए और हमारा देश एक नए तरह का सेवा सदन और एक नए तरह का प्रेमाश्रम ना बन जाए। सारे उपन्यासों को अगर आप एक निचोड़ की तरह बता दोगे कि यही है जो प्रेमचंद है और प्रेमचंद ने कैसे कायाकल्प किया, कैसे कर्मभूमि बदली। तो कर्मभूमि मैं भाषा को अभी तक नहीं बताया, मैं संवाद के स्तर पर अभी तक नहीं बताया,
कि संवाद के स्तर पर बेहतर होता है, भाषा के स्तर पर हिंदुस्तानी भाषा हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो ये बातें हमने नहीं की। हमने सिर्फ उद्देश्य, कथानक, कथावस्तु और जो एक चरित्र चित्रण है, उनके आधार पर बताया कि हाँ, अब जो प्रेमचंद के उपन्यास का मूल सर है, चरित्रों के रहस्यों का उद्घाटन करना ही उनके उपन्यास या उनकी कहानियों का मूल स्वर है। एक सवाल आता है कि प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्वर क्या है? और सामने वाला लिखने चले जाता है कि प्रेमचंद की कहानी का मूल स्वर सामाजिक यथार्थ है, ये है, वे है। अब प्रेमचंद अगर स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी कहानियों का मूल स्वर चरित्रों के रहस्यों का उद्घाटन करना और उनकी समस्याओं को सामने लाकर उनसे रूबरू कराना है, तो वो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या फिर आपका सोचा समझा हुआ बात? जो लेखक बोल रहा है वो विचारधारा मायने रखेगी ना। तो उस तरह से आप, जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समस्याओं को घर से नहीं सुलझा तो आपका बाहर सुधार करना खोखली बात है, ये प्रेमचंद बोलते हैं। लेकिन आप ये जब गोदान पढ़ोगे तो मालती भी कहेगी, क्या कहेगी? संसार में अन्याय की, आतंकी, भय की दुहाई मची है, अंधविश्वास का कपट, धर्म का स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुम्हें वह आ- तुम्हें वह आर्त प्रकार सुनी है, तुम भी ना सुनोगे तो सुनने वाला कहाँ से आएगा? और असंख्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान बंद नहीं कर सकते। और यही बात होती है कि आपको समस्याएं दिख रही और आप कान बंद कर लेते हो, तो वास्तव में आप फिर प्रोफेसर मेहता हो ही नहीं। और बहुत सारे समीक्षक बोलते हैं कि प्रोफेसर मेहता है तो प्रोफेसर ही, और प्रेमचंद भी साहित्यकार ही है। तो प्रोफेसर मेहता और होरी को मिला दिया जाए, दो लोगों को मिला दिया जाए, तो जो कैरेक्टर बनेगा, ऐसा रामविलास शर्मा बोलते हैं, कैरेक्टर बनेगा वो प्रेमचंद होंगे। प्रेमचंद का अगर आपको स्वरूप देखना है तो जब आप गोदान पढ़ो तो दोनों लोगों को आप देखो, समझो कि क्या है, कैसे वो बता रहे हैं, कैसे चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो वही प्रेमचंद आपको देखने को मिलेंगे। जो हालांकि गोबर में भी कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। वो जैसे एक चीज लिखते हैं कि गोबर भी सिर्फ नाम का गोबर है। गोबर राय साहब से साफ साफ बोलता है कि आपकी जितनी बुद्धि आपकी वाणी में है, उसकी आधी भी बुद्धि आप में होती तो बात कुछ और होती। ये सारी बातें समझ आती हैं कि हाँ, अब जो एक किसान है या फिर अब जो समस्या है, उन समस्याओं को मैं यथार्थ रूप में तो दिखाऊंगा, मैं आदर्शवाद में नहीं जाऊंगा। अगर गाय की लालसा है तो लालसा लास्ट तक बनी रहेगी। लेकिन लालसा भले बनी है, पर अब उन लालसाओं को उत्पन्न करने वाला या फिर जो समस्या है हमारी, चाहे जिस भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को अब सुलझाने वाला आ गया। जैसे रामविलास शर्मा गोबर के बारे में क्या लिखते हैं कि अब राय साहब जैसे लोग जो बाहर से कोमल हैं, भीतर से कटु हैं, उनके लिए अब होरी जैसा किसान नहीं है। अब गोबर जैसा किसान है, जो खेत में कुदाल भी चला सकता है, शहर में मजदूरी भी कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर समाज का या फिर आंदोलन का नेतृत्व भी कर सकता है। तो अब राय साहब जैसे लोगों का कपट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये जागरूकता, ये चीज सिर्फ साहित्य के स्तर पर नहीं लाए, वो पृष्ठभूमि वो नहीं बदलते। आप देखो तो पुराने जो उपन्यास थे, पुराने जो रचनाएं थी, उन पुरानी रचनाओं में ये पृष्ठभूमि का आधार कभी नहीं बन पाता। अगर सुधार करना है तो बोला जाता है तुम सुधरो जग सुधरेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप कैसे सुधरोगे? जैसे उनके नाटक भी हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की, तो उनमें आप देखोगे ना तो बहुत ही गहरी चीजें साफ साफ समझ आती है कि हाँ, देयर आर सम पॉइंट जहां पे प्रेमचंद बहुत आगे निकल चुके हैं। और दूसरी बात, आप थोड़ा अपने आप को महत्वपूर्ण या फिर अपने उत्तर को बेस्ट कैसे बनाओगे? तो एक चीज है कि आप कुछ चीजें अच्छी अच्छी, एक तो मैंने बताया कि ये अंत नहीं है और वगैरह वगैरह। दूसरी चीज कि कर्मभूमि नहीं बदली कायाकल्प कर दिया, या फिर एक सवाल आता है कि हिंदी साहित्य में जो उपन्यास है, आदर्शवाद से बहुत जल्दी यथार्थवाद में पहुंच गए, इस पर टिप्पणी लिखो। तो ये बात आप चाहो तो पाश्चात्य साहित्य से तुलना कर सकते हो कि पाश्चात्य साहित्य लगातार 200 वर्षों तक लगा रहता है। कहाँ पे लगा रहता है?
कि उसको अभी भी वो प्रेम चाहिए। अब प्रेम में भले वो डीप चला जाए, भले उसका प्रेम त्रासदी में बदलने लगे, भले वो अब कल्पनाओं से दूर होने लगे, लेकिन वो कल्पनाएं अब भी जीवित थी, या फिर वो यथार्थवाद का साफ साफ होना, बिल्कुल स्पष्ट होना, आंखों के सामने तैर जाना अब भी संभव नहीं था। तो इसलिए हम इतने सारे आधार देखते हैं जहां पे प्रेमचंद का पूरा जो इम्पोर्टेंस है, फिर कभी में उनका लिखना हो, अछूतो द्वार किसानों का उत्थान, तो ये ऐसी रचनाएं अभी तक कोई लिखने के काबिल, अगर हरिजन गाथा नागार्जुन लिख पाए हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने एक आधार बना दिया था, जिसके कारण हरिजन गाथाएं जैसी रचनाएं लिख पाए हैं, जहां पे वो तभी भी उतने क्लियर नहीं होते जितने क्लियर प्रेमचंद 1936 या फिर 1932 में समझ आ रहे हैं। अब लास्टली जो गोदान है, तो सारी रचनाओं को एक पेज में बताने के बाद आप आराम से गोदान में जितने भी चीजों को बता सकते हो, भाषा के स्तर पर चीजों का बेहतर हो जाना, संवाद के स्तर पर परिपक्व हो जाना। देखो, कर्म भूमि ने बदली, कायाकल्प भी कर दिया, तो दो चीजें होती हैं। कर्म भूमि आप उद्देश्य समझो, और कायाकल्प समझो शिल्प। तो शिल्प और उद्देश्य के स्तर पर कहानियों को उन्होंने कैसे, जैसे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, शायद बहुत लोगों को ना पता हो। जैसे जब आपसे आए से सवाल पूछे कि शिल्प की दृष्टि से गोदान को स्पष्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, जरा बताओ। क्या सरकार है? अगर मैं पूछूं कि यूपीएससी 2026 में सवाल पूछता है कि शिल्प की दृष्टि से आप गोदान पर टिप्पणी करो, क्या लिखोगे आप? किसी को पता है? देखो समझो, जब जैसे 2024 लेते हैं हम, वहीं पे शिल्प भी समझ लेते हैं। 2024 में सवाल पूछता है कि औपन्यासिक दृष्टि से गोदान को स्पष्ट करें, या फिर गोदान की व्याख्या करें। और ये सवाल 10 नंबर का नहीं था, सिर्फ एक लाइन का सवाल था, पर 20 नंबर का सवाल था। अब जो प्री तो हो गया पर मेंस नहीं हुआ है, तो औपन्यासिक दृष्टि उतनी गहराई से नहीं समझता, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ शेखर एक जीवनी से, शायद मुझे अगर याद है, हालांकि नहीं पूछा होगा, शेखर एक जीवनी से भी नहीं पूछा, शायद एक आध बार ऐसे शब्द का यूज किया था। और ऐसे शब्द आपको दिखेंगे भी नहीं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, और अगर दिखेंगे तो शायद आपको उसी में जो पुराना रूप था, कि कहानी के जो 6 तत्व होते हैं, उन्हीं 6 तत्व को बोला जाता है कि औपन्यासिक दृष्टि। लेकिन आप उन 6 तथ्यों के आधार पर ले जाओगे, औपन्यासिक बस होगा, दृष्टि नहीं होगा, या फिर उपन्यास का आप बता सकते हो कि उपन्यास अच्छा है, उस उपन्यास के लिखने के पीछे क्या मतलब था, क्या आदत था, नहीं बता सकते। जैसे मैला आंचल आप उद्देश्य के स्तर पर बता सकते हो, आप कथानक बता सकते हो, आप चरित्र बता सकते हो, पात्रों को गिना दोगे, संवाद योजना दिखा दोगे, वातावरण दिखा दो, और भी जो चीजें होती है सब दिखा दोगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा मैला आंचल की औपन्यासिक दृष्टि, तो जब तक उसके पीछे जो फणीश्वर नाथ रेणु की विचारधारा है, उस दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण का, या फिर जिस अब रचना प्रयोजन से उन्होंने मैला आंचल लिखा था, उस रचना प्रयोजन को आप अगर नहीं दिखाओगे, तो वो अभी भी अधूरा है, और जब आप लिख के चले आओगे तब भी अधूरा रहेगा। तो जब बात आती है कि औपन्यासिक दृष्टि से बताओ, तो सिर्फ आपको तत्वों के आधार पर नहीं गाना है, तत्वों को गिनाने के बाद, या फिर तत्वों को गिनाने से पहले, आपको प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है गोदान लिखने से पहले, चाहे आप ये लिखो कि मुझे कोई हविष नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी मोटर बंगला का निर्माण कर लूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर मेरा साहित्य पढ़ के समाज थोड़ा सा भी जागरूक हो जाता है, तो यही मेरे उपन्यास या फिर यही मेरी रचनाओं का सर्वोत्तम पुरस्कार होगा। एक बात ये। दूसरी बात, उनकी जो रचनाओं का मूल स्वर है, चरित्रों के रहस्य का उद्घाटन करना, चाहे वो साहब है, उनका दिखाना कि एक खल पात्र है जरूर, पर खल पात्र समझ नहीं आता, या फिर चाहे कुछ और दिखाना, तो वो जो, जब तक आप रचना दृष्टि या फिर उनका दृष्टिकोण नहीं खोगे, तो औपन्यासिक दृष्टि नहीं पूरी होगी।
अच्छी औपन्यासिक दृष्टि में अगर आपसे पूछता है कि शिल्प के आधार पर गोदान को क्लियर करो, या फिर नाटक नाटक से भी पूछ सकता है कि नाटक को क्लियर करो, तो नाटक में एक चीज शिल्प में और बढ़ जाती है रंगमंच में, रंगमंच। जबकि उपन्यास हो, कहानी हो, वहां पे तीन चीजें रहती हैं। कौन कौन सा? कथानक, भाषा शैली, और चरित्र, पात्र और चरित्र। यही जो तीन चीजें हैं। जैसे देखो, शिल्प, शिल्प जो होता है रचना को सजाने का काम करता है। अब उसमें कैरेक्टर कितना, पहले भाषा समझो लो। गोदान की भाषा है ये, अवधि क्षेत्र, अवध क्षेत्र का रचना है, अवध क्षेत्र की रचना है। और उस अवध क्षेत्र में शहरी कथा को भी जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका रूप अगर वो बिल्कुल अवधि से रख देते तो संपूर्ण भारत की कथा ना बन पाती। हो सकता है। और जो महाकाव्यात्मक रूप है, उस महाकाव्यात्मक रूप को दिखाना शायद संभव ना हो पाता। तो भाषा इंपॉर्टेंट रखती है। भाषा एक रचना को संवार सकती है, और भाषा एक रचना को उजाड़ भी सकती है। जब लेखकों को समझ आया कि मुझे अब खड़ी बोली में रचनाएं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरी रचना राष्ट्रवादी रचना है, और अगर मैं केवल बंगाली में रचना करूंगा तो सिर्फ बंगाल के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं तो वही मेरी रचनाओं से जुड़ पाएंगे। तो ऐसा समझ आता है कि हाँ, हमको जो लैंग्वेज है, सामाजिक परिस्थिति चल रही है, और जो मेरा मोटो है, रचना लिखने के पीछे मोटो है, वहां पे भाषा मैटर करेगी। अब उसमें चाहे थोड़े से अंग्रेजी पने को ला दिया, अंग्रेजी शब्द हो, उर्दू का लहजा हो, संवाद के स्तर पर उसको सवार देना हो, जो सूत्र शैली हो, गहरे भाव हो, जैसे जो दर्शन है, आपको इनकी भाषा में मालती और प्रोफेसर मेहता जब बात करते हैं ना, तो लगता है चंद किसी दूसरे उद्देश्य पर निकल गए हैं। किसान की समस्या को छोड़ के अब थोड़ा दर्शन में आ गए हैं, और दर्शन में समझाने लगे हैं कि प्रेम एक खूंखार शेर है। ये सारी चीजें बताने लगे, तो वो भाषा ही आपको निखारती है। अब प्रेम एक खूंखार शेर है, उसको आप और सरल तरीके से बताओगे तो वो दर्शन उतना गहरे से समझ नहीं आएगा। तो प्रेमचंद की जो भाषा है, भाषा के स्तर पर ठीक है, मतलब एक चीज तो समझ आती है कि बढ़िया है। लेकिन कुछ आरोप अगर लगाओ तो क्या आरोप ऐसे लगाए जा सकते हैं कि भाषा के स्तर पर तो सही है, लेकिन प्रेमचंद जब उस भाषा में अपनी शैली को डालने की कोशिश करते हैं तो उनकी शैली ऐसे विस्तृत हो जाती है कि जैनेन्द्र को बोलना पड़ता है अपनी रचना अगर गोदान में लिखता तो राय साहब की जो उनको वो शब्द देते हैं, सशब्द। सशब्द मतलब शब्दों के साथ शब्दों को रख देना, सशब्दता होती है। तो इसी चीज को वो बोलते हैं, जैनेन्द्र कहते हैं कि मैं राय साहब की बात बताता, या फिर जब शराब दे रही है, शायद जो धनिया है वो शराब दे रही है, मैं ऐसा शराब नहीं देता। आप सुनना, जो ऊपर ऑडियो मैंने भेज रखा है उसको सुनना जरा सा। तो वहां पे समझ आता है कि ये विस्तार दे रहे हैं भाषा को, और भाषा को विस्तार देना, आप रचना को भी विस्तार दोगे। आप शायद अपने मन का कर रहे हो कि आपको ऐसे शब्द अच्छे लग रहे हैं, और ये आपका आखिरी आखिरी है, आपको भी समझ आ गया कि अब शायद जीवन अधिक नहीं है। ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं कि गोदान लिखते लिखते प्रेमचंद को शायद समझ आ गया था कि मेरा आखिरी होगा, या फिर अपना, होरी का नहीं, अपना भी गोदान कर रहे थे। भाषा के स्तर पर अगर समीक्षा बोलता है तो आपको अच्छाई तो बतानी है, पर थोड़ा सा आप रख देना, और आप मत रखना रचनाकारों के आधार पर रखवाना, चाहे जैने के आधार पर रखवाओ या फिर चाहे जिसके आधार पर ही रखवाओ। आपको कोशिश करनी होगी कि हाँ, ऐसी ऐसी बातें। दूसरी बात, चरित्रों पे आओ, तो चरित्र पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। हालांकि आपने सुना नहीं होगा या फिर आप जुड़े नहीं थे। चरित्र कैसे बनते हैं? दो तरह से चरित्रों को रचनाओं में देखा जाता है। पहला, क्यों टाइप कैरेक्टर बने। टाइप कैरेक्टर मतलब टिपिकल। मैं बोलूं कि रोमियो जूलियट, अब रोमियो जूलियट मैंने सिर्फ नाम लिया है कैरेक्टर का, लेकिन अब आपके सामने या फिर आपकी जो आंखों के सामने रेटिना में पूरा बिंब चल गया, रोमियो जूलियट मतलब प्रेम की कहानी। या फिर अगर मैं बोलूं होरी, तो आपके सामने पूरा चरित्र घूम गया कि एक किसान जो बिल्कुल प्रताड़ित हो रहा है। तो जब कोई कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर बनता है, वो कैरेक्टर वास्तव में विशेष बन पाता है।
ये ऐसा समझ आता है कि इसको बांधा नहीं गया है, इसको कहीं जकड़ा नहीं गया है। प्रेमचंद उद्देश्य पूरा कराने के चक्कर में इसको इतनी दुर्गति नहीं देते हैं, बल्कि ये जरूरी था, या फिर ऐसा समाज में होता ही है, चाहे 1936 का दौर हो या फिर चाहे वर्तमान के 2025 का दौर हो। ऐसा साफ साफ होने को दिखता है कि एक इंसान जो दूसरों का पेट भरता है, खुद का पेट नहीं भर पाता। एक इंसान जो किसान है, स्वयं मजदूरी करने पर उतर जाता है या फिर मजदूरी उसको करनी पड़ती है। तो ये चीजें हमें समझ आती कि हाँ, प्रेमचंद के जितने कैरेक्टर हैं, धनिया झुनिया गोबर वगैरह वगैरह, तो सारे टाइप कैरेक्टर हैं। लेकिन दो कैरेक्टर अक्सर सवाल आते हैं, और विद्वान भी सपोर्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो दो कैरेक्टर हैं उन्हें कह देते हैं, कह बैठते हैं, मालती और माता दीन है ना, इनका कैरेक्टर ऐसा लगता है कि ये टाइप कैरेक्टर बन ही नहीं पाए। क्यों? एक मालती जो प्रोफेसर मेहता से विवाह करने पर बिल्कुल उतारू है, प्रोफेसर मेहता के साथ रहने पर बिल्कुल उतारू है, और दूसरे किसी को उतना भाव नहीं दे रही। वो उसके लिए एक टिप्पणी है कि जो मालती है बाहर से मधुमक्खी है, ऐसा कोई टिप्पणी करके है। तो वो चीज समझ आती है कि एक जो नायिका है या फिर एक जो कैरेक्टर है, शुरू शुरू में या फिर लगभग 70% ऐसी चीजें दिखती हैं कि हाँ, ये प्रोफेसर मेहता पर बिल्कुल विवाह करने पर या पर जो समाज की विचारधारा है उनसे जुड़कर ही रहती है। लेकिन अंत में ऐसा क्या होता है कि प्रोफेसर मेहता कहते हैं ठीक है हम विवाह कर सकते हैं, लेकिन अब मालती को पसंद नहीं है कि विवाह किया जाए, अब उसको स्वतंत्र रहना पसंद है। तो क्या ये प्रेमचंद का दर्शन है, या फिर ये दुर्लभ यथार्थ है, या कैरेक्टर को वो हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि मैं अपने चरित्रों को बच्चों की तरह पालता हूँ। तो क्या बच्चों की तरह ही पालते रह गए, मालती को बड़ा नहीं होने दी, या फिर अगर बड़ी हुई तो भी उसको बच्चा ही बना रहे? दूसरी जगह 1936 के दौर में हालांकि बहुत जगह यथार्थवादी है, पूरी जगह यथार्थवाद, 90% गोदान में यथार्थवाद दिखता है। लेकिन जब आप माता दीन को देखते हो, तो एक पंडित का लड़का, समय है 1934-35 का, 36 में कहानी छपी थी, प्रेमचंद के पहले उसका भी आधार बन चुका होगा। तो उसका विवाह दलित स्त्री से कर देना, जो समाज में ऐसी विचारधारा, उसके लिए दया भाव लाना, क्या वास्तव में ये दुर्लभता है, या फिर प्रेमचंद ने एक अपना नजरिया कि मैं आदर्शवाद को अपनी कहानियों में सिर्फ इसलिए लाता हूं क्योंकि समाज यथार्थ को देख के सुधरना उतना सीखा ही नहीं है, अभी भी उसको उंगली पकड़ के दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसी चीजें हैं। तो समझ आता है कि हाँ, दो कैरेक्टर तो हैं, तो थोड़े विवाद के स्तर पर है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि जरूरी है पूरा पूरा कह दो, सा विवाद के स्तर पर है, और हमें थोड़ा सा ही लेना है। मैं इतने लंबे आधार को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप मैला आंचल समझाओगे, जब आप महाभोज समझाओगे कि मिस्ट सक्सेना का बजाना हो, तो ये सारे आधार जरूरी लगेंगे, इसलिए हमने थोड़ा गहरा लिया। या फिर जैसे जो दिव्या उपन्यास है वहां पे आप पृथुसेन को समझाओगे, या फिर जो रुद्रधीर है उसको समझाओ, तो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज टाइप कैरेक्टर, और क्या होता है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैरेक्टर को चलाया जाना। जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि घटना प्रधान कहानी अधिक, चरित्र प्रधान कहानी कम। तो जब चरित्र प्रधान कहानियां कम होती हैं, उसका मतलब यही होता है कि आप चरित्रों को पकड़कर उद्देश्य या फिर घटना की पूर्ति करते हो। तो कहानियों में तो ऐसा है, और ऐसे आरोप बहुत लोग लगाते हैं, मतलब ऐसा कहना भी है कि शुरुआत शुरुआत में प्रेमचंद ऐसा ही करते थे, लेकिन गोदान तक आते आते, कफन तक आते आते उन्होंने ये बुरी हरकत, इसको बुरी संगत, ऐसा जो भी बोलो, तो ये छोड़ दिया। तो ऐसे आरोप अगर लगते हैं तो उनके पे विचारधारा होती है। और ये 5 चीजें जो समझाई थी, पहला लेखक की प्रतिभा, दूसरा सामाजिक परिस्थिति, तीसरा ऐतिहासिक प्रवृत्तियां, चौथा आप समझो कि शिल्प क्या होने वाला है, या फिर वो जो सांस्कृतिक विचारधारा होने वाली, किस तरह का आधार होने वाला है, और पांचवा कि वो काव्य प्रयोजन क्या है, लिखने के पीछे क्या आधार है। ये सारी परिस्थितियां डिटेल में बताती हैं कि हाँ, एक दो कैरेक्टर अगर बन भी है,
और दूसरा पॉल लगता है जो थोड़ा सा विवाद के दायरे पे है कि शायद प्रेमचंद बूढ़े हो गए थे, इसलिए जो मिसेज खन्ना है, मिसेज खन्ना का नाम कहीं पे वो आनंदी बोल देते हैं, कहीं पे वो कुछ और बोल देते हैं। तो ये शायद इतना लंबा उपन्यास होने के कारण प्रेमचंद अपने कैरेक्टरों से भी दूर जाते चले आ रहे हैं। ठीक है, बातें समझ आती हैं, लेकिन जब आपको इसका समर्थन करना होगा तो मेरे पास एक आधार है कि कहानियों में नाम का बदल देना उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर वो भाव बदल नहीं रहा है। तो भले गाहे बगाहे, भले गलती से प्रेमचंद ने मिसेज आनंदी का नाम कुछ और रख दिया हो या फिर कुछ और एक जगह या एक आध जगह बोल दिया हो, लेकिन जो उसकी विचारधारा थी, महिला आंदोलन करना, फिर महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाना, या फिर जैसे ये बात, अगर आपको समस्या दिख रही है तो आपको घर से वो सुलझाना होगा, तो वो जो विचारधारा थी उसकी पूर्ति हुई। तो मैं इस चीज को क्षम्य करता हूँ कि लगभग 500 पृष्ठों का उपन्यास में अगर एकाध नाम अलग अलग लिख दिए गए तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखोगे जरूर, बता सकते हो कि एक लाइन में ये बातें कर दो। ठीक है, आगे क्या होता है? भाषा हमने समझ लिया, शैली भी समझ लिए। शैली में कुछ चीजें आप प्रतीकों का सहारा, दर्शन, जो भी करना चाहते हो कर लेना, संवाद को भी अगर शामिल करना तो कर लेना। वो चरित्र समझ लिए, भाषा समझ लिए। अगली चीज आती है कथानक। कथानक को अगर समझ लोगे तो लगभग प्रेमचंद का जो गोदान है उसका 100% समझ लोगे। मैं 100% इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने अब सवाल आते हैं, जितने विवाद आते हैं, सारे विवाद, सारे चीजें कथानक से ही आती है। कहीं पे जो आ, क्या बोलते हैं, इंद्रनाथ मदान होंगे, कुछ बोलते हुए मिलेंगे कि ये गांव और शहर की कथा ऐसी ऐसी है। कहीं पे जो होंगे कोई कुछ बोलता हुआ मिलेगा कि नहीं ऐसी बातें। तो थोड़ा इसका कथानक समझते हैं। कथानक का मतलब समझो प्लॉटिंग, कि जैसे यहाँ पे भी बनाया गया, वहां पे थोड़ा इन्नाथ मदान से आप और अच्छे से समझ सकते हो। इन्नाथ मदान बोलते हैं कि गोदान में गांव और शहर की कथा एक ऐसी रचना हो गई है जहां पे गोदान एक बड़ा बंगला है, गांव और शहर दो बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें कभी भी मेल नहीं होता, परंतु अगर आप उस चीज को देखना चाह रहे हो या फिर आप उस स्थिति को सामने महसूस करना चाह रहे हो तो कहीं कहीं पे दिख जाता है। तो इंद्रनाथ मदान का बोलना भी ठीक बात है, समझा जाता है कि हाँ, कि एक नगर कथा अभिन्न अंग नहीं बल्कि, और एक और गोदान एक पुनर्विचार में वो लिखते हैं, गोदान एक पुनर्विचार शायद अगर मैं सही हूं तो उन्हीं का होना चाहिए, अगर उनका नहीं है देखना किसका है। तो इन्नान मदान एक बात और बोलते हैं कि गोदान नगर कथा इसका अभिन्न अंग नहीं है, बाहर की चीज है, मैल है जिसे धोया जा सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? आप एक नाटक देखा होगा आपने डीडी भारती पे या फिर डीडी दूरदर्शन पे, गोदान। अब अगर वो गोदान देखा होगा, शायद 13 या फिर 14 पार्ट है, लगभग 40-40 मिनट के, 480p में है, उतना एचडी भी नहीं है। तो उसमें आप देखोगे शहर की कथा बिल्कुल भी नहीं है, राय साहब को सिर्फ एक बार दिखाया गया है और वहां पे भी सिर्फ कम स्तर पर। तो जब ये बोल रहे हैं इंद्रनाथ मदान कि मैल है इसे धोया जा सकता है, तो वो काफी फेमस है। सही बात है कि जो नाटक शायद गुलजार ने प्रोडक्शन किया है उसका, तो गुलजार जो करते हैं अच्छा है, बढ़िया है, देखने में भी समझ आता है कि किसान की समस्या कैसी समस्या है। लेकिन रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं कि गोदान की कथा जो है या फिर गोदान में शहरी कथा और ग्रामीण कथा का होना, वास्तव में ये मजदूरी, मेहनत और मुनाफे की जिंदगी में अंतर दिखाना है। मेहनत और मुनाफे की जिंदगी मतलब क्या? कि जैसे होरी ही कहता है कि मुझे पता है कि अगर मैं 10 रुपए भी कमाता हूं तो शहर में अच्छे से जीवन चल सकता है, लेकिन जाति बिरादरी से तो दूर हटा नहीं जा सकता। मतलब एक सामंत, एक शोषक वर्ग जो सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए सामने आ रहा है, तो वो उस चीज को समझा पा रहा है कि हाँ ऐसी चीजें हैं और ये चीजें बिल्कुल जायज हैं, लेकिन समाज तो छोड़ा नहीं जा सकता। ये बातें हमें
देखने को मिल ही जाती है। और यही समाज ना छोड़ पाना वास्तव में साफ समझा देता है कि आप किस स्थिति में, जैसे जो एक मिर्जा खुर्शीद है, मिर्जा खुर्शीद का जीवन आप देखोगे, कुछ खास नहीं करता वो इंसान, लेकिन सिर्फ स्टॉक मार्केट पे या फिर शेयर मार्केट पे थोड़ा सा व्यय कर देने पर या फिर थोड़ा सा निवेश कर देने पर वो आराम से जिंदगी जीता है। तो यही चीज दिखती है कि गांव और शहर की जो कथा है, इस कथा में एकता भले आपको ना दिखे, एकता की कमी भले ना दिखे, भले आप आरोप लगाओ कि होरी को महान दिखाना था इसलिए आपने शहरी कथा को छोटा कर दिया, भले आप आरोप लगाओ कि शहरी कथा थोपी गई है, भले आप आरोप लगाओ कि गांव और शहर की कथा एक तरह से दो बड़े कमरे जैसे हैं, आप आरोप लगा लो, लेकिन जब देश की पूर्ति होगी, सवाल ही से थोड़ा सवाल से समझते हैं। बाकी ये हमारा एरिया बहुत ज्यादा है, समझ सकते हैं या उपन्यास पढ़ के समझ सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं, पर हमारा अंतिम उद्देश्य है सवाल से। सवाल ले लो, अ, गोदान में प्रस्तुत गांव और शहर की कथाओं के संबंध पर विचार करते हुए उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालो। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि गांव बता दिया, शहर बता दिया, कथा बता दी, संबंध बता दिया कि हाँ कहीं कहीं लगता है संबंध है, कहीं कहीं लगता है संबंध नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य वर्ड है यूज किया गया है कि उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालो, तो इस चीज से इंसान दूर रह जाता है। तो सबसे पहले आप क्लियर करो कि उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो या तो आप मानो कि सबसे पहले आप जो सरल है, बिल्कुल साफ दिखता है गांव और शहर दोनों में, तो वो दिल लेके चलो। स्त्री जो है गांव की भी, चाहे धनिया हो, झुनिया हो, स्त्रिया हो या फिर रूपा हो, एक दहेज की समस्या को सुलझाती है, दूसरा दलित वर्ग में अपने हक के लिए लड़ती है, तीसरा जो धनिया है वो अपने पति के साथ संपूर्ण सुख दुख की साथी होती है। मतलब रामविलास शर्मा भी कहते हैं कि ये सिर्फ होरी की त्रासदी नहीं, ये धनिया की भी त्रासदी है। और एक जो झुनिया है, इस समाज से लड़ते हुए अपने हक के लिए आगे बढ़ती है। एक चीज तो ये। अब शहर में जाओ तो शहर में भी दिखता है, जो मालती जी हैं, मिसेज मालती, मिसेज खन्ना है, जिनको आनंदी बोल लो या फिर कुछ और नाम लेते हैं, तो वहां पे दिखता है कि जो अस्तित्व भाव है या फिर उस दयनीयता। और एक आधार और ऐसा है कि जब जंगल में जाते हैं तो एक स्त्री और है जो काफी कामकाजी स्त्री है, तो वहां भी आधार दिखता है कि हाँ अब जो है स्त्रियां कमजोर रहने नहीं वाली। तो एक तो उद्देश्य यही है कि प्रेमचंद का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि स्त्रियों को थोड़ा आगे रखा जाए, सिर्फ आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं, साफ साफ यथार्थवादी दृष्टिकोण से। और आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि जैसे मान लो जब रूपा और उसके पति मथुरा, उनके यहाँ सिलिया जाती है, तो एक दलित स्त्री डर भी सकती थी मथुरा से, और जो उसके साथ वो गलत हरकत कर रहा था उसका जवाब नहीं भी देती, लेकिन वहां पे वो दलित स्त्री अगर मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो इसका मतलब प्रेमचंद का दो दृष्टिकोण है गांव के लिए भी सही है। दूसरा जो मिस्टर खन्ना है, वो अपनी स्त्री के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो जब गलत व्यवहार इंसान कर रहा है तो फिर वो इतना मादा रखती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपना जीवन चला सकती हूँ। तो गांव और शहर में दोनों में जो उद्देश्य है पूर्ति है, एकता है भले आधार अलग अलग हो। दूसरी बात और उद्देश्य क्या है, एक तो उद्देश्य है किसान। अब किसान चाहे गांव का किसान मजदूर बन जाए या फिर गांव का जो किसान है शहर जाके वर्कर बन जाए या फिर उसको भी मजदूर, एक बंधुआ मजदूर मान लो किसान में मजदूरी मजदूरी कर रहा है, और दूसरा मान लो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है। जो गरीब है, तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो किसान के लिए है। और अगर आप सोच के देखो कि अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं, सिर्फ एक सवाल ले लो कि गोबर और होरी के बीच जो अंतर्द्वंद है, इसकी कथा है। तो गोबर जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, और होरी जो है पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधि है। तो अगर गोबर भी गांव में रह जाता, शहर पे ना जाता, शहर की वो समस्या ना थी, तो क्या वास्तव में वो क्लियर हो पाता, वो क्लियरिटी आ पाती कि जो गरीब है वास्तव में वो मार्क्सवादी विचारधारा के करीब गरीब गरीब ही बना रहेगा, चाहे वो शहर में चला जाए
चाहे वो गांव का किसान रह जाए। तो ये चीजें हमें समझ आती है कि हाँ, दे आर समथिंग जो हमें उद्देश्य भी दिखाता है, ना सिर्फ इस आधार पर। मैं ये बताओ कि आप बोलना भी कुछ चाहते हो, या फिर मैं अभी जिस फ्लो में चल रहा हूँ थोड़ा बताते चलो, फिर आपको जो भी सवाल है पूछते रहना, जैसा भी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मोनोलॉग ना हो, मैं आधार ही क्लियर करना चाहता हूँ। बताओ जरा। हाँ सर, आप बताते चले। प्रश्न है लेकिन अभी नहीं, जब खत्म हो जाए तब सम पूछूंगा। हाँ, समझ आ रहा है ना बिल्कुल। हाँ समझ में आ रहा है सर, लेकिन थोड़ा उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था तो वो दिक्कत हो रहा है, लेकिन लॉले कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सर। लेकिन ऊपर ऊपर सभी बातें समझ में आ रही है सर। गहराई भी समझ में आ रही है, पढ़ा हो तो थोड़ा सा पढ़ा था तो समझ में आ रहा है कि हाँ कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब इसमें इसमें सर सर हाँ। इसमें जो शहरी समस्याओं को भी तो दिखाया गया ना इसमें गोदान में। हम्म। दिखाया गया। शहरी शहरी समस्याओं को भी कहीं कहीं दिखाया गया, मतलब गांव का तो जो समस्या है वो तो कहीं कहीं अधिक मात्रा में बताया गया है, लेकिन शहरी समस्या इसमें टच तो है ही। हाँ, और सर शहरी और सर गांव को की एक्सप्लेन कर कथाओं में, दीजिए। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब गांव और शहरी कथाओं में हम संबंध की बात करते हैं। ठीक है, अगर शहरी समस्याओं की बातें होंगी, जैसे एक सवाल आता है कि गोदान जो है मूलतः समस्याओं का उपन्यास है, जिसमें कहीं कहीं खुशियां हैं। तो जब हम समस्याएं दिखाने जाएंगे, वहां पे जो दो तीन शहरी समस्याएं हैं कि एक स्त्री है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसका वजूद नहीं बन पा रहा, एक जो मजदूर है, वो मजदूर मेहनत करने के बावजूद भी अधिक रुपए नहीं कमा पा रहा है, या फिर जो मोह भंग हो रहा है शहर में स्थितियां, सारी चीजें हम बता सकते हैं। लेकिन अभी हम संबंध की बात कर रहे हैं, गांव और शहर की कथा में संबंध कैसा। तो दो चीजें हमने समझ लिया। महाकाव्य उपाध्याय अक्सर प्रेमचंद हमेशा कहते थे, मुझसे नहीं कहते थे, मतलब कहते थे प्रेमचंद, मैं एक ऐसी रचना लिखना चाहता हूं जो एक संपूर्ण भारत के परिदृश्य को क्लियर करे, मतलब एक महाकाव्यात्मक रचना। अब महाकाव्य लिखना तो बंद हो गया, तो उनको महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखना था। तो चाहे किसान जीवन का महाकाव्यात्मकता लिखना हो, या फिर चाहे जिस भी आधार पर उनको महाकाव्य लिखना हो, या फिर जो भी है, जैसे सवाल पूछेगा यूपीएससी की गोदान में महाकाव्यात्मक उपन्यास पर टिप्पणी लिखो। तो ये जो भारतीय महाकाव्यात्मकता दिखानी है कि भारत का जो परिदृश्य है, सिर्फ आप गांव में मत देखो, आप शहर में भी देखो कि ये सारी स्थितियां, ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका आना एक तरह से जायज हो जाता है। शहरी त्रासदी के लिए जैसा आप बोल रहे हो, निम्न वर्ग का शोषण करने दिखाने के लिए, चाहे गांव में हो शहर में हो, और एक संक्रमण काल का दौर। आप सोच के देखो, आप कह रहे हो कि शहरी कथा को थोपा गया है या फिर शहरी कथा को कमजोर रखा गया। सोच के देखो भाई, 1936 का दौर है, शहर अभी उतना विकसित ही नहीं है, और जो शहर है तो उसमें जो लोग जाएंगे तो गांव के ही जाएंगे, और छुटपुट लोग ही जाएंगे। जैसे गोबर जैसा लोग जाएगा, या फिर गोबर कुछ देर बाद लौटेगा, अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाएगा। कुछ लोग और, जैसे भोला का जो बेटा है, वो भी कहता है कि गोबर भैया मुझे भी ले चलो। तो वो सारी चीजें दिखती हैं। ये जो संक्रमण काल है ना, उसका भी एक प्रभाव, जैसे हम मैला आंचल में देखते, मैला आंचल में भले अधिकता से शहरी कथा या फिर शहरी कृत्यों को दिखाया गया है, लेकिन सिर्फ एक ही कारण था, वो जो संक्रमण काल चल रहा था, उस संक्रमण काल को अगर आप नहीं दिखाओगे, सिर्फ गांव गांव की बातें दिखाओगे, तो आप आसानी से नहीं समझा पाओगे कि गांव का किसान जो जिंदगी भर गोड़ गोड़ के गन्ने उगा रहा है, तो शहर में कैसे उसको मील में डाल के क्षण भर में चीनी बना दिया जाता है। तो ये जो मेहनत की जिंदगी है और मुनाफे की जिंदगी है, इन दोनों को अगर एक को अगर आपको दिखाना है, तो उस एक को आप बिना शहरी कथा को जोड़े नहीं दिखा सकते। अब उद्देश्य तो हम समझ गए, थोड़ा कंटेंट लेते हैं पॉजिटिव पक्ष में भी, निगेटिव पक्ष में भी। आधार आप जोड़ना, उपन्यास पढ़ना, बाकी चीजें पढ़ना। मैं सिर्फ जो स्थितियां हैं वो दिखाऊंगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या बोलते हैं कि गोदान उपन्यास के ग्रामीण और नगरी कथा में एक की कमी है। क्यों एक की कमी है? क्योंकि उनको लगता है कि जो स्थितियां हैं, सामने वाला
जो राय साहब है या फिर मेहता है या फिर मिस मालती है, वो मिलते ही नहीं गांव से। मिस मालती प्रोफेसर मेहता सिर्फ एक बार आते हैं, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। राय साहब 5 मील दूर रहते हैं और गांव में सिर्फ 2 बार आते हैं। और गोबर भी 1-2 बार जाता है, और झुनी अगर जाती भी है तो उसका कोई मैटर नहीं। वो जाती है, जैसे यहाँ पे बच्चा हुआ था वैसे वहां पे भी बच्चा हो रहा है। मतलब उसकी जो स्थिति है ना, शहर शहर में सुधर रही है ना गांव में सुधर रही है। गांव में थोड़ा बेहतर था क्योंकि संयुक्त परिवार था, लोग देख पा रहे थे। लेकिन शहर में अब कोई साथ देने वाला नहीं, उसका स्वयं का पति भी नहीं है। इसलिए वो एक लाइन कहती भी है कि जब अपना पति ही नहीं देख रहा है तो किससे कहूँ या फिर किससे कहती। तो गोबर कहता है क्या मैं मर गया था, तो चुप हो जाती है। उसको मतलब ऐसा महसूस कराते कि हाँ वैसी बात है। इंद्रनाथ मदान भी बोलते हैं कि नगर की कथा अभी नंग नहीं है, ये मैल है, इसे धोया जा सकता है। जैन कुमार का जो अभी मैंने पढ़ के ऊपर भेज रखा है, सुनना जरा। एक सेकंड। हाँ, जो अगर गोदान मैं लिखता 13-12 मिनट का है, सुनना। इसमें आपको समझ आएगा कि जो बातें हैं, यदि गोदान मैं लिखता, मैं 100 पन्नों में खत्म कर देता, या फिर 100-250 पन्ने ही लगते, 500 पेज नहीं लगने वाले थे। तो जो शहरी कथा का थोपा जाना है तो उसको बढ़ा देता है। मतलब जब कथानक बिखर, इसको बोलते हैं कथानक का बिखरना। तो जब कथानक बिखर जाएगा तो वहां पे हमें चीजें समझ आती हैं कि नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब अगली चीज आवृत्ति के स्तर पर समझ के चुके हैं, गुणात्मकता। शांतिप्रिय द्विवेदी क्या बोलते हैं, शहरी कथानक गौड़ रूप में है। जैसे लखनऊ जो शहर है, तो शहरी कथानक बड़े गौड़ है, लेकिन सिमरी बेलारी गांव को भी सिर्फ 2 ही नाम देखने को मिलता है। तो उस आधार पे थोड़ा आप देख ही सकते हो। पक्ष में बातें अगर करें तो गांव का शहर उस समय अलग अलग था, इतना मेल मिलाप समय काल पर नहीं था। और अगर इतना मेल मिलाप नहीं था, चल के जाया जाता था, मोटर गाड़ी नहीं चलते थे इतने, या फिर उसके लिए भी समस्याएं थी। तो इतना ज्यादा अगर संपर्क नहीं है तो संपर्क को दिखाना उतना संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रेमचंद शहर में रहे जरूर हैं, लेकिन वो उतना शहर में नहीं रहे हैं जितना गांवों में रहे हैं। और एक बात और मैंने बताई, महाकाव्यात्मकता। तो महाकाव्य आपको अगर दिखाना है तो थोड़ा तो संपर्क रखना पड़ेगा। अगली चीज, रामविलास शर्मा, मुनाफे और मेहनत की संस्कृत का विरोधाभास सामने लाना। मेहनत में किसान हो या होरी, गोबर, ग्रामीण महिलाएं, गांव के लोग, ये छोटी छोटी लालसा में ही मर जाते हैं। एक, शायद मैं बहुत ज्यादा भूल रहा हूँ इस समय, जब रिवीजन करूंगा बताऊंगा। एक कथन मिलता है कि 20 आने की घटना इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि गोदान जैसा नाम दे दिया जाए। वही आप सोच सकते हो कि एक इंसान 20-20 आने में अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, और उसके मन की लालसा, अंत में लाइन क्या मिलती है, धनिया गऊ की लालसा ही रह गई। तो इतनी गहरी बातें, सिर्फ 20 आने के लिए रह जाना, और मुनाफे की जिंदगी में जहां पे लग जाए, मील पे आग लग जाए, राय साहब का जो वजूद है मिट जाए, लोग हड़पने को हो जाए, लेकिन जो अस्तित्व है वो अस्तित्व बना ही रहता है, जो चरित्र है वो चरित्र बना ही रहता है। चाहे उसको आप स्पेकुलेशन बोलो या फिर चाहे आप उसको मुनाफे की जिंदगी बोलो। तो ये चीजें दिखाना अगर था तो थोड़ा शहरी कथा को आधार लेना आपको जरूरी था। थोड़ा एक्सप्लेन भी ले लो, हालांकि लिखना होगा नहीं लिखना होगा वो आपके सोच पे आधारित है। जैसे वाजपेयी जी शायद पता है क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोदान में लियो टोल्स्टॉय के अन्ना कारेनिना के ताने बाने अगर देखना चाहो तो हैं, अन्ना कारेनिना के ताने बाने हैं। लेकिन अगर वो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस आप सोचने लगोगे तो आपको गोदान के बारे में बहुत सारी बातें कमजोर सी लगने लगेंगी, क्योंकि वॉर एंड पीस का जो संदर्भ है वो अलग है, और गोदान का जो संदर्भ है अलग है। तो वाजपेयी जी अगर कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को लगाना थोड़ा सा दिक्कत है। और दूसरा, जो इंद्रनाथ मदान कह रहे थे, वो मदान जी बाद में इस बात को मानते हैं कि गांव व शहर की कथा एक दूसरे की पूरक है। और जो जैनेन्द्र जी कहते हैं कि मैं गोदान लिखता 100 पेज में लिखता, तो लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि शायद अगर मैं इन सब चीजों को हटा देने के बावजूद भी गोदान जैसा भाव पैदा कर पाता तो मेरा गोदान सफल हो पाता। मतलब उन्हें समझ आ जाता है
मतलब 20 साल पहले वो उपन्यास पढ़े थे, उसके बाद 20 साल बाद उस पर लेख लिखते हैं। तो लास्ट में वो कह दिए थे, अगर मैं इन चीजों को हटाने के बाद वो भाव पैदा कर पाता तो मेरा गोदान सफल हो पाता। मतलब गोदान में इन चीजों की होनी जरूरत थी। तो अभी हम देखो एक सवाल से 4-5 सवालों पे घुस चुके थे। अब थोड़ा बाहर आ जाओ। शिल्प हम समझ रहे थे, शिल्प में क्या चीजें थी, में 3 चीजें थी। क्या क्या? कथानक, जिसको हमने गहराई से समझा, प्रश्न के आधार पे समझ लिया जो आपको प्रॉफिट ही। भाषा शैली, तो वो भी हमने समझ लिया कि भाषा किस पर कहीं कहीं अगर आधिक्य दिख गया तो आधिक्य की वो जरूरत है, या फिर प्रेमचंद को वो क्या बोलते हैं, विराट पना ही है जो उनको ऐसा करने में सही रखता है। या फिर आप सोच के देखो, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आज मन नहीं हो रहा, मैं बस 2 लाइन की बातें लिख दूं, खत्म करूं, और दूसरे दिन बहुत ही सुस्त आराम से, बिल्कुल जिंदगी का आखिरी है, जहां पे सिर्फ होरी का गोदान नहीं होगा, मेरा भी गोदान होगा। मैं प्रेमचंद की बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद भी कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, होरी भी कर्ज की समस्या से जूझ रहा है, प्रेमचंद भी जाति बिरादरी को थोड़ा मैटर रख रहे हैं, तो होरी का भी साफ साफ समझ आ रहा है। तो वही चीजें साथ मेल मिलाप करने लगती हैं, तो छोटी बातें भी बहुत गहरे अर्थ ले लेती हैं। तो इन सारे अर्थों को लेने के बाद जब आप समझोगे तो भाषा के स्तर पर वो बढ़ ही जाता है। चरित्रों के स्तर पर समझा ही दिया गया है, जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी चीजें हैं, सारे कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर हैं, बट एट द एंड आप 2 कैरेक्टर को छोड़ देना, बाकी कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर हैं। तो इतना हमने समझा। अभी 1 घंटे भी नहीं हुए, पर हमने 6-7 सवालों को आधार बना के ले लिया है। अब इसमें क्या क्या सवाल और पूछे जा सकते? गोदान के तत्वों के आधार पर टिप्पणी लिखो। वो वही सवाल है, बस औपन्यासिक दृष्टि की या फिर दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है। शिल्प के आधार पर, ठीक है, गोदान में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कैसे गोदान को श्रेष्ठ बनाता है, उस पे भी लिख सकते हो। गोदान ने ऐसा अगर आ ही जाए कि प्रेमचंद जो है अपने कैरेक्टरों को या फिर अपने चरित्रों को बच्चों की तरह पालते थे, लेकिन गोदान में जाते जाते वो अपने कैरेक्टरों को बड़ा या फिर यौवन में प्रस्थान दे चुके हैं या फिर परिपक्व कर चुके हैं। जैसा भी बना के सवाल आए, आपका आप संदर्भ क्लियर रहना चाहिए कि इतनी बातें ही आधार है, इतना कंटेंट ही हमारे पास है। मैं कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा, हालांकि सटीक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था। और उन सारी चीजों को आपको काफी मदद मिलेगी अगर आप उसमें कमी निकाल पाते हो, और जितनी अधिक कमियां निकाल पाओगे उतना ही आप बेहतर कर पाओगे। मैं सारी चीजें कर दूंगा। अब और अगर आपको कुछ सवाल और करने हो, 10 मिनट 5 मिनट कोई सवाल हो तो बताओ, नहीं तो अब ज्यादा कुछ है नहीं गोदान में मेरे हिसाब से। बताओ कुछ तो अगर। इसमें तो इसको हम्म, बताना, जैसे गोदान में केवल कृषि महाकाव्य है, अपितु समुद्री युग का व्यथा व्यथा है। इस कथन का पक्षा पक्ष विमर्श प्रस्तुत कीजिए। ये सर तो वही अभी वही बात हो रही थी कि कैसे, कि इसमें बता सकते हैं कि कृषि जीवन के कैसे तो महाकाव्य है, ये बता देंगे कृषि सवाल जीवन नंबर से जुड़ा। 5, सवाल नंबर 5 बोल रहे हो, कौन नंबर है? 2011। हाँ सर। हाँ हाँ। देखो इसको थोड़ा हम पाँच समझते हैं, ठीक है। 2011 सर वही। बोल रहा है कि गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है, अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। इस कथन का पक्षापक्ष विमर्श प्रस्तुत करो। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, वहां पे बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि आप किस चीज को देख रहे हो या फिर किस आधार को समझ रहे हो। किसान की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जहां पे होरी का जैसे महाकाव्य क्या होता है कि जैसे ऐतिहासिक महाकाव्य के लक्षण छोड़ो, जो वर्तमान समय के महाकाव्य के लक्षण ले लो, तो महाकाव्य का लक्षण क्या होता है? एक नायक होगा, भले नायक का मुंह चिपका है, भले उसकी जो गाल है चिपक गए हैं, आंखें घुस गई हैं, भले वो कमजोर सा नायक है, जैसा भी हो, अच्छाई बुराई दोनों हो, जैसा भी हो छोड़ो उसको। लेकिन किसान जीवन की जो शुरुआत से समस्या है, गऊ की लालसा से लेकर गऊ की लालसा बची रहने तक,
सारी बातें समझ आती है कि हाँ, शुरू से अंत तक किसान वर्ग या फिर किसान के जीवन का एक महाकाव्य है। लेकिन ये सिर्फ किसान के जीवन का महाकाव्य नहीं है। जो कृषक के साथ या फिर किसान के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह धनिया का हो, एक स्त्री का, आप सोच के देखो। आप त्रासदी में आ जाओ, एक सवाल पूछता है कि ये किसकी त्रासदी, होरी की त्रासदी है, गोबर की त्रासदी है, धनिया की त्रासदी है, या किसी और की। होरी तो भैया अपना मर गए, मतलब ठीक है, उन्होंने भी झेला है, परिस्थितियां उन्होंने बिकट देखी है। और किसान होता है कि उसके साथ वो किसान था, मजदूर बना और मृत्यु हो गई, घूमते रहने के कारण मृत्यु हो गई, ऐसा बोल लो, समझ आता है। लेकिन धनिया के साथ क्या हुआ? अरस्तु का अगर आप त्रासदी समझो, तो अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी सबसे बड़ी तब होती है जब नायक मरता नहीं है, बल्कि अंत तक तड़पता रहता है, या फिर तड़पते हुए भी परिस्थितियों को झेलता रहता है। तो अब जो एक लाइन मिलती है ना, वितृष्णा के इस अथाह सागर में सुहागी तो एक तृण था, अगर वह भी एक छूट गया तो ये कैसे जिएगी। तो जब छूट जाता है अंत में, तो आप धनिया का सोच के देखो। आप खोरी का सोच रहे हो, गोबर का सोच रहे हो, राय साहब सोच लो, प्रोफेसर मेहता सोच लो, लेकिन धनिया का सोच के देखो। और धनिया को अगर आप किसी वर्ग में लेना चाहते हो, तो एक स्त्री का सोच के देखो, जो किसान की स्त्री है। तो क्या ये किसान की स्त्री का महाकाव्य नहीं है, जहां पे वो शुरुआत से मतलब 6 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 3 बच्चे ही जीवित बच्चे हैं, चाहे वो झेलना हो, या फिर शायद संयुक्त परिवार का टूटना झेलना हो, या फिर उसके बाद बेटे को बड़े करने के लिए घर में अनाज ना हो, दूध ना हो, वो साफ साफ देखना हो, या फिर उसके जो अंदर की ममता है, उसके अंदर का जो ममत्व है, वो ममत्व फिर भी है, जैसे भोला को भूसी देना हो। सारी चीजें क्रम से चल रही हैं, और फिर उस क्रम से त्रासदी से उसकी कहानी शुरू हुई थी। और एक लाइन मिलती है कि 30 के उम्र में ही, या फिर 30 की अधेड़ उम्र में ही बाल पक गए हैं, और वो जो धनिया है बूढ़ी हो चली है। तो इस बात से समझ आता है कि हाँ, महाकाव्य है तो किसान जीवन का महाकाव्य जरूर है, पर एक स्त्रीत्व के जीवन का भी एक महाकाव्य है। तो स्त्री का समझ आया। अगर दलित का आप समझो, तो दलित वर्ग, चलो रिलेट कर लो उसको, मजदूर वर्ग समझ लो, या फिर निम्न वर्ग समझ लो। निम्न वर्ग में उसको बताओ कि जो निचले तबके में काम कर रहा है, जीवन का महाकाव्य। तो हाँ, जाहिर सी बात है, ये उसका भी है। मतलब आप जितने भी आधार लेके चलोगे, किसान के जीवन का महाकाव्य स्टेटमेंट अपने आप ही बोल रहा है कि हाँ, किसान के जीवन का महाकाव्य, लेकिन ये अपितु समूचे समाज की या फिर समूचे युग की व्यथा कथा है। तो अब इस व्यथा कथा में जरूरी नहीं आप महाकाव्य भी बताओ, व्यथा को भी आप गिना सकते हो। चाहे सिर्फ आप महिला आंदोलन में मिसेज खन्ना की व्यथा बता दो, या फिर चाहे दार्शनिक में आप मिसेज मालती, प्रोफेसर मेहता की व्यथा कथा बता दो, या फिर चाहे आप शहरी जीवन की व्यथा कथा बता दो। किसान की समस्या है, पर किसान के साथ मजदूर, उद्योगपति, महिला, दलित, सामंतवाद का शोषण, रूढ़ियों के प्रति जो जागरूकता करना हो, अंधविश्वास, शासक वर्ग का जो भी है, वो सारी चीजें हैं। मतलब प्रेमचंद की जो प्रकाश अभ्यस्त आंखें हैं, वो अंधकार देखने का प्रयास करने लगती हैं। विजय नारायण देव शाही की यही बात है। प्रेमचंद जो लिखते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि प्रेमचंद कर्मभूमि नामक रचना लिखते हैं, जो किसान की समस्या थी, लेकिन उसमें वो अंधकार देखते हैं, पर वो उतनी गहराई से नहीं देख पाते, वो प्रकाश अभ्यस्त आंखें थी। तो जब आप अंधकार को देखने के अभ्यस्त हो जाते हो, जब आप ब्रह्म राक्षस होते हो, तो वो कहानियां आपको दिखने लगती हैं। और यही है समूचे युग की व्यथा कथा। आप जितना भी आधार जोड़ के पुष्टि कर पाओगे, तो वो पुष्टि आपको परिपक्व ही करेगा। और यही आधार है कि बस इतनी चीजें हैं, और जितना भी आप पढ़ोगे, जितना भी आप समझोगे, आपको एक पॉइंट प्लस ही करता चला जाएगा। तो ये चीज है हमारा उपन्यास गोदान। और कोई सवाल आपको अगर समझ आता है तो बताओ।
समझ आया ये सवाल मैं क्या बताना चाह रहा था? हाँ, तो आप बताना चाह रहे थे ए, कैसे उतना था समझ इस तरीके से आपकी आवाज जो कट रही है। कृषि से समस्या आ रही। नेटवर्क खराब है आपका, म्यूट हाँ, करिए। हेलो। थोड़ा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया था, दिखाई नहीं, कि व्यथा कथा तो है, लेकिन इस कथन का पच्छा पक्ष, मतलब पक्ष और विपक्ष विमर्श कीजिए। अब आपको ये भी दिखाना होगा, मान लो आप शहरी व्यथा कथा को दिखा रहे हो, तो आप कहोगे कि शहरी कथा गौड़ रूप में है। अगर आप स्त्री की कथा को दिखा रहे हो, तो आप थोड़ा सा आधार लोगे कि हाँ है, पर उस आधार पर नहीं है, जैसा एक उद्देश्य हो पाता वैसा नहीं। तो थोड़ा आप समीक्षा कर सकते हो। अगर आप किसान के महाकाव्य को भी बताना है तो आप बता सकते हो। जैसे एक कथन मिलता है, किसान तो सब है, और गांव का किसान होना मतलब गरीबी झेलना सही है, लेकिन जो 20 आने का या फिर 80 आने का जो उधार होरी का था, शायद 20 आना ही बचा था ऐसा कुछ। तो 20 आने में होरी जितना त्रासदी झेलता है, शायद और कोई किसान होता तो उस तरह की त्रासदी नहीं झेलता। तो इस तरह विपक्ष रखोगे तो हाँ, साफ साफ समझ आएगा कि उस समूचे जीवन का या फिर किसान जीवन का महाकाव्य बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाता है कि आप इन चीजों को और गहराई से ले लो। भले वो 20 आने की घटना है, पर मैं 20 आने की घटना को इतना बड़ा, लास्ट में लाइन मिलती है कि आज सूथी तो बेचा था जिससे 20 आने आए थे, होरी के हाथ में वो 20 आने देकर माता दाता दीन से बोलती है कि यही इनका गोदान है, यही इनका सब कुछ है, अब आप इसे लो और गोदान इनका कर दो। तो वो जो 20 आने की घटना है ना, इतनी बड़ी घटना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको महाकाव्य बनाना था, तो महाकाव्य बन गया वो। यही चीज है। अगर आप विपक्ष रखना है तो आप मत कह देना कि मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी। आप थोड़ा सा राइटर को लेना कि ये राइटर विजय नारायण शाही कहते हैं, निर्मल वर्मा कहते हैं, या फिर और लोग मिलते हैं। मैं भेजूंगा आपको, कोटेशन वाला भेजूंगा। और अगर आप कोटेशन वाले पीडीएफ नहीं भी खोल रहे, फ्री टाइम है तो शॉर्ट में जाके खोल सकते हो कि होरी क्या कहता है। मैं आगे डालूंगा, आज तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कोशिश करूंगा कि डालता रहूं। आप वैसा कर सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ भी भेजूंगा। काफी मैंने बना रखे हैं, हैंड रिटन है, शायद लैंग्वेज भी समझ ना आए आपको। तो थोड़ा मैं कोटेशन ही पढ़ता हूँ, इनको क्लियर करता हूँ। जैसे क्या होता है कि कोटेशन तो आपको पता है, पर उन कोटेशन को आप क्लियर नहीं कर पाते हो कि वास्तव में ये आए क्यों है। निर्मल वर्मा क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि निर्मल वर्मा विरोध जरूर करते हैं कहीं कहीं। प्रेमचंद का विरोध मतलब सिर्फ कि थोड़ा बिखर गया है, या फिर मैं लिखता तो ऐसा लिखता, लेकिन क्या बोलते हैं, गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय किसान का वह अंधकारमय, अंधकार के मैं को आप मेलनकॉलिक समझ लो, अंधकार में भविष्य चित्रित किया है कि भारतीय किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया। इस बात का मतलब हुआ कि अगली पीढ़ी का किसान क्या है, कौन है, गोबर है। लेकिन अगर वर्तमान में आप सर्वे देखो, तो सर्वे में किसान के बेटे भी ये नहीं बोलते मुझे किसान बनना है। मतलब वही है कि जो भविष्य में चित्रित अंधकार में चीज है, तो यही दिखाता है कि किसान का किसानत्व ही संकट में पड़ गया। आप पूछ की बात वाला हल्कू का देखो, क्या हल्कू का खेत गाय चर गई है, क्या ऐसी स्थितियां बन गई है कि अब हल्कू ज्यादा खुश है कि मुझे अब इस किसानत्व से छुटकारा है, मैं मजदूरी करके घर बार चरा लूंगा। तो वैसी चीजें गोबर के साथ भी है कि मैं मजदूरी करके 2 रोटियां कम खाऊंगा, पर इस किसानी में नहीं जूझूंगा। तो निर्मल वर्मा का ये कहना है। तो अगर आपको समझ आता है कहीं पे ऐसे कोटेशन यूज करने चाहिए, तो आप कर लेना। विजय नारायण शाही क्या बोलते हैं गोदान के बारे में, पॉजिटिव बात क्या बोलते हैं कि प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें अंधकार देखने का प्रथम प्रयास कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव बात बोलते हैं। निगेटिव बात क्या बोलते हैं, 20 आने की रात से गोदान की घटना छोटी है, उसके लिए उपन्यास का नाम
गोदान रखना बहुत तर्क संगत नहीं है। जब एक सवाल आता है कि गोदान को नामकरण की दृष्टि से स्पष्ट करो, तो ये सोच के देखो कि मैंने आपके लिए एक पॉजिटिव या फिर कहो कि मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा सरल काम कर दिया कि ये आप लाइन चुरा लो, जो भी कर लो। अगर आए सवाल कि नामकरण की दृष्टि से गोदान को बताओ, लाइन चाहे अंत में लिखो, शुरू में लिखो, बीच में लिखो, लिख जरूर देना कि 20 आने की राशि से गोदान की 20 आने की राशि वही जो सूत बेचा था दिन में दुनिया ने, तो 20 आने की राशि से गोदान की घटना छोटी है। इसके लिए उपन्यास का नाम गोदान रखना बहुत तर्क संगत नहीं है, ये कहना हो। अगली बात, पॉजिटिव में जाओ तो जो गोपाल राय हैं, तो जैसे अगर त्रासदी से सवाल आए, इसको महत्वाकांक्षा ट्रेजेडी बोलते हैं। महत्वाकांक्षा ट्रेजेडी मतलब कि आप किस चीज को पूरा करना चाहते हो। आप किसान का जो महाकाव्यात्मक उपन्यास बनाना चाहते हो, और उस महाकाव्यात्मक उपन्यास में आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप उस त्रासदी को दिखाओ, आप उस किसान की किसानत को नष्ट होते दिखाओ। तो गोपाल राय इसलिए शेक्सपियर के मैकबेथ, मैकबेथ एक रचना है, उससे तुलना गोदान कर बैठते हैं। इंद्रनाथ मदान वही उनका थोड़ा सा रूप, हालांकि एक जगह सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पे स्वीकारते हैं देहात और शहर की कथा एक दूसरे की पूरक है, लेकिन थोड़ा सा जब शुरुआत में वो समीक्षा करते हैं तो विरोध करते हैं। कहीं पे वो ये कहते हैं कि नगर कथा इसका अभिन्न अंग नहीं है, बाहर की चीज है, या फिर मैल है, इसे धोया जा सकता है, ये कहना हो। या फिर उनका नंद बारे वाजपेयी जी का गोदान एक पुनर्विचार में कहना हो। मैं अगर बोल रहा हूँ किसी चीज को, अगर आपको एक डाउट हो तो पूछ लेना कि इसको कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गोदान एक पुनर्विचार में दुलारे वाजपेयी जी क्या लिखते हैं, प्रेमचंद के मानवतावादी सेवा धर्म के आधार पर किसी सुव्यवस्थित चिंतन का अभाव दिखता है। मतलब वो जो सुव्यवस्थित चिंतन है, वो चीज थोड़ी सी कम आपको दिखने लगती है मानवतावाद सेवा धर्म के आधार पर, चाहे आप गोदान में देख लो या फिर चाहे आप कहीं पे देख लो। एक बात और बोलते हैं कि गोदान में, गोदान उपन्यास में ग्रामीण और नगरी एक में कमी है। एक बात और क्या बोलते हैं, उपन्यास का नाम गोदान है जिससे यह सूचना मिलती है कि यह संपूर्ण भारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य, मतलब महत्वाकांक्षा है। चाहे पॉजिटिव पक्ष में बोले, नेगेटिव पक्ष में बोले, अगर नामकरण के आधार पे आ जाए, शहरीकरण के आधार पर हो जाए, या फिर दृष्टिकोण दिखाना हो जाए, तो नंद दुलारे वाजपेयी का गोदान एक पुनर्विचार की बातें आप यूज कर सकते हो। सबसे बेहतर मुझे जो लगता है, मैं सिर्फ अपना मत बताता हूँ, रामविलास शर्मा लिखते हैं। रामविलास शर्मा की एक लंबी किताब है, बड़ी किताब, लगभग 200 पेजों की, गोदान नहीं, प्रेमचंद और उनका युग। तो उसमें वो एक तो ये बात कि ये सिर्फ होरी की त्रासदी नहीं, धनिया की भी त्रासदी है। तो अगर आए कि क्या ये धनिया की त्रासदी है, होरी की त्रासदी है, गोबर की त्रासदी है, या किसी और की, तो ये लाइन लिखना ना भूलना। दूसरा कि गोदान की समस्या, मूल समस्या किसानी की समस्या नहीं है, ऋण की समस्या है। और प्रेमचंद भी उस समय कर्ज से बोलते हैं कि गोदान में और लोग भी कर्ज लेते हैं, पर जिस तरह होरी लेता है उस तरह कोई नहीं लेता। मतलब जो होरी की त्रासदी का मूल कारण है वो कर्ज कारण है। और होरी का माइंडसेट क्या है कि दो माइंडसेट है होरी के। एक माइंडसेट है जब भोला से मिलता है कि मैं उधारी को कर्ज नहीं समझता, मैं उधारी को मुक्त समझता हूँ। एक बात ये। दूसरी बात, जब वो सामाजिक परिस्थिति से मिल जाता है या फिर उसकी जो विचारधारा थोड़ी समाज के अंदर बंधती है, तो बोलता है कि अगर ठाकुर बनिए के रुपए लिए होते तो ठीक था, लेकिन अगर बामन के रुपए लेंगे तो हड्डी तोड़ कर निकलेगा। तो दो मानसिकता सेम बात पर दिखना वो हमें समझा देता है कि सामाजिक रूढ़ियां एक इंसान को कैसे बांधे हुए। तो ये सारे भाव थे, ये सारे आधार थे जो गोदान को हमें समझाते हैं और गोदान के आधार को बताते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बात करने जाओगे तो 15-20 दिन आराम से लग सकते हैं, लेकिन कथानक क्या बोलते हैं, औपन्यासिक दृष्टि से करोगे 4-5 सवाल क्लियर हो जाएंगे। शहर और गांव की कथा को मिलाकर आप उद्देश्य देखना चाहोगे, 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। महाकाव्यात्मक उपन्यास की दृष्टि से देखना चाहोगे, 5 प्रश्न हो जाएंगे। फिर आपसे चाहे बुनावट पूछे, जो भी पूछे, फिर आप बना सकते हो आसानी से।
तो ये था हमारा गोदान और गोदान के बारे में सारी बातें लगभग 1 घंटे 14 मिनट में। अब कोई सवाल हो, कोई प्रश्न बचा रह गया हो तो पूछो, नहीं तो आज बंद करते हैं बस। सर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सर, इसमें भाषा कैसी सर इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि भाषा जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कोर्स भी देना है, तो भाषा तो यहाँ पर तो बेहतर होनी चाहिए ना। वो तो आप देखो, आप इतने दिन अब कर रहे हो तो आपको अब परिपक्व, देखो दो चीजें होती हैं, होना पड़ेगा या फिर होना चाहिए। तो जब जरूरत अब महसूस होने लगी है आपको कि भाषा के स्तर पर बेहतर हो, जैसे आप थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हो, जैसे पहले सवाल पूछते थे तो उन सवालों के अर्थ समझ नहीं आते थे, पर अब जो है आप बेहतर हो रहे हो, तो भले आपको ना समझ आ रहा हो पर वो स्थितियां बेहतर हो रही हैं, तो भाषा भी आप बना ही सकते हो। जैसे जैसे लिखोगे, आप थोड़े थोड़े लेख पढ़ना शुरू करोगे, आप ये 3 पेज का लेख पढ़ो इनका, गोदान एक पुनर्विचार, या फिर प्रेमचंद के फटे जूते, या फिर अगर गोदान मैं लिखता, तो इन लेखों को पढ़ोगे तो उसमें एक तो आधार ठीक है कि भाव को अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन भाव को अच्छे से बताने के लिए उनकी भाषा भी विशेष है। तो इस भाषा को अगर आपको विशेष बनाना है कि मैं चीजें समझ रहा हूँ, मैं बातें भी बता लूंगा, मुझे बातें भी याद है, पर मेरी लैंग्वेज जो दो है अटकती है, प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है, तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा। और सही बात आपने पूछी, और ये जरूरी भी है कि अब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखने जा रहे हो, आपको सूत्र शैली में बातें लिखनी है, और सूत्र शैली छोटी बात नहीं होती। जैसे अगर महाभोज में आप लिखोगे कि नींद और मौत के बीच एक डोरी का ही तो फर्क होता है, सांस की डोरी टूटी और आदमी मर गया, तो इतनी गहरी बात सिर्फ गहरी बात नहीं है। ये आप लिखोगे जब, तो इसका इर्द गिर्द हो जाना ये आपके भाव को भी कमजोर कर देगा। इसलिए अब आपको भाषा के स्तर पर भी थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लहरा आप सुधार लो कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ पाए आसानी से, बाकी तो ठीक है। सर इसमें एक और लिख सकते हैं क्या, जैसे कि मैं गोदान पढ़ा, तो गोदान की बात हो, जैसे क्वेश्चन आया तो वहां से जैसे कि बूढ़ी काकी का कोई भी प्रश्न आता है तो उससे कोर्स से जोड़ सकते हैं कि इसमें बूढ़ी काकी ने ये कहा गोदान के बाद, ऐसा भी कर सकते हैं नहीं, क्या। देखो, आप बूढ़ी काकी संदर्भ मत देना, आप बोलना कि प्रेमचंद मानते हैं कि, जैसे क्या मानते हैं, मान लो संयुक्त परिवार के टूटने की बात है, और मान लो गिला कहानी में दहेज की बात कही गई है, और सेम समस्या, दहेज की समस्या गोदान में भी रूपा जो है मना लेती है मथुरा, क्योंकि मैं दहेज नहीं दूंगी। तो एक लाइन मिलती है वहां पे कि वो स्त्री बोलती है कि अगर जिस दिन स्त्रियां अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर देंगी, उसी दिन दहेज की समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगी। तो वही चीज है कि जब आप बताओ तो आप साफ कर सकते हो कि प्रेमचंद का मानना है कि, प्रेम कहते हैं, स्त्रियां जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर देंगी, उस दिन दहेज की समस्या दूर हो। बात भले गिला कहानी की है, लेकिन बताएगा कौन, प्रेमचंद बताएंगे। जैसे मालती का वो कथन है कि अगर आपको समस्या दिख रही है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी समस्या, तो बताएंगी भले मालती, पर कहना किसका है, प्रेमचंद का कहना। तो आप यूज करो, बट लहजा आपका बेहतर होना चाहिए। सही बात पूछ रहे हो, और सही आपके सवाल भी बढ़िया होते जा रहे हैं। हाँ सर, वही कहने की बात है कि कोई भी कोर्स लेते हैं वो उसके आगे महात्मा गांधी विवेकानंद लिख देते हैं तो वो प्रचलित नाम है, तो वैसा ही आप बताने का प्रयास करें सर, कहने का मतलब है ना सर। हाँ, तो ठीक है, अब चला जाए या फिर कुछ और सवाल। नहीं सर, और आपके पास एक दो अगर आंसर राइटिंग इसे गुरदान सर किया होगा, या मैंने दिव्या से सर, आपने देखा देखा था कि मैंने दिव्या से अपने क्वेश्चन आंसर किया था, तो मैंने सोचा कि आपने जो आंसर किया था वो बेहतर लेवल पर था सर, उनकी तो देखो, भाषा थी ठीक ठाक थी। बेहतर बेहतर भले नहीं है, पर 135 पेज का पीडीएफ है, लगभग 150 पेज का आंसर है, मैं भेजता हूँ, आप पढ़ना। गोदान से, प्रेमचंद से काफी कुछ कंटेंट है, तो आप उसको पढ़ने में भी आपको काफी टाइम लगे, और बहुत सारी गलतियां अगर ढूंढ पाओगे तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। और जो गलतियां ढूंढ पाओ मुझे भी बताना, हालांकि मैं इतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो आप पढ़ना, गलतियां दिखेंगी और गलतियां दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही हैं गलतियां,
मतलब अभी भी आप में कमजोरी है, क्योंकि वो बहुत पहले लिखा गया था। मैं भेजता हूँ, जस्ट कुछ मिनट दो मुझे।